ये 2 टॉपिक्स पेंडिंग है हमारे। 2 टॉपिक होने के बाद एसक्यूएल खत्म होता है हमारा। विल डिस्कस ऑन सम प्रोजेक्ट वर्क। ओके, सो फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? एक कैलकुलेशंस मैं डिफ़ॉल्ट बना के रखता हूँ। नहीं समझा? इंडेक्सिंग मतलब क्या, वो समझ में आया? पहले वो बताओ मुझे, इंडेक्सिंग मतलब क्या, वो समझ में आया क्या? ठीक है, सो लेट्स एग्जांपल, ये मेरा डेटाबेस है। ठीक है, जब भी मैं कोई डेटा को स्टोर करता हूँ डेटाबेस के अंदर, तो वो डिस्क में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। तो जो डेटा होता है डेटाबेस के अंदर, वो एक डिस्क में स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर कैसे होता है? वो रैंडमली स्टोर होता है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ से यहाँ पे मैं कुछ ऑर्डर स्टोर, जैसे ऑर्डर 1, ऑर्डर आईडी 1, कस्टमर आईडी 1, 2, कस्टमर आईडी लेट्स से 2, ऑर्डर आईडी लेट्स से 3, कस्टमर आईडी लेट्स से 1। ठीक है, देन ऐसे मैं कुछ ऑर्डर स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, पर ज़रूरी नहीं ये मैं एक सीक्वेंस के साथ स्टोर करूँ। मैं यहाँ पे लेट्स से ऑर्डर आईडी 10 मैंने स्टोर किया, एंड कस्टमर आईडी लेट्स से आईडी 2, देन और वापस ऑर्डर आईडी मैंने 4 स्टोर किया, एंड कस्टमर आईडी लेट्स से उसका 3 है। तो ऐसे ही मेरे पास लेट्स से मल्टीपल ऑर्डर्स है, जैसे ऑर्डर आईडी 100,000 एंड सम कस्टमर आईडी इज देयर। जब मैं डेटा मेरे पास डेटाबेस में स्टोर होता है, तो वो ऐसे रैंडम वे में स्टोर होता है। ठीक है, इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं होती। अगर डेटा ऐसे रैंडम वे में स्टोर है, 1 2 3 10 4 5 8 वट एवर, जैसे डेटा इंसर्ट किया हुआ है वैसे उसमें वो स्टोर है। लेट मी ओपन एक्सेल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी, जैसे ये 1 है, 2, देन 2 है, देन 5 है, देन 6 है, 4 है, 10 है, 9 है, 7, ऐसे वे में डेटा स्टोर्ड है अपने डेटाबेस के अंदर। तो इस वे में अगर मैं कोई क्यूरी लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे इस टेबल का नाम है T1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 से ऑर्डर आईडी इक्वल टू 10। जब ये क्यूरी मैं डेटाबेस में पास करता हूँ, इन ऑर्डर टू फाइंड दिस ऑर्डर आईडी 10, तो डेटाबेस को पता नहीं है कि 10 कहाँ पे है।
क्योंकि वो रैंडम वे में स्टोर है, राइट? उसको क्या करना पड़ता है, इस टेबल के सारे रोज को स्कैन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गिव यू दिस रिजल्ट। ये सिनेरियो होता है बिफोर इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या करता है, आपके डेटा को एक सॉर्टिंग वे में सॉर्ट करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, इसी डेटा को अगर मैं सॉर्टिंग वे में सॉर्ट करूँ, लेट्स से अगेन ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी को मैंने लेट्स से सॉर्ट किया 1 2 इस वे में। एंड इस क्यूरी को मैंने अगर वापस रन किया वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 10, तो वो सर्च कहाँ से स्टार्ट करेगा, इस 1 से स्टार्ट करेगा। 1 से स्टार्ट करते करते 10 तक आएगा, जब ये रिजल्ट मिल जाएगा तो सर्चिंग बंद कर देगा। तो वो क्या करेगा, इस ऑर्डर आईडी के कॉलम के ऊपर जो हम इंडेक्सिंग बनाते हैं उस इंडेक्सिंग को यूज करेगा इन ऑर्डर टू सर्च दिस ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 10। ऑर्डर या इंडेक्सिंग क्रिएट करने से पहले डेटा अनसॉर्टेड वे में स्टोर था, उसको रिजल्ट लाने के लिए पूरे टेबल को स्कैन करना है। आपके टेबल्स में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो उन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को उसको सर्च करने के लिए टाइम लगेगा, पूरे टेबल को स्कैन करने के लिए। लेकिन अगर डेटा सॉर्टेड वे में यहाँ पे स्टोर्ड है, तो उस सॉर्टेड वे में उसको बस 10 रोज को सर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ पोर्शन उस टेबल का कुछ पोर्शन स्कैन नहीं हो रहा है, ओनली रिक्वायर्ड पोर्शन ही स्कैन हो रहा है। मतलब आपके 10 रोज स्कैन होंगे, उस 10 रोज में उसको आउटपुट मिल गया है। पहले केस में जब ऑर्डर आईडी राइट, क्या दोपहर से तुमच्या बॅचचं सिक्वलच झालं ना फक्त? नंतर पॉवर बी आय आय थिंक एक्सेल होईल, आणि एक्सेल नंतर पॉवर बी होईल. एक्सेल किती दिवसात संपलं? 6 1 वीक. 3 महिन्यामध्ये सगळं संपूर्ण. सो हम यहाँ पे थे, हमारे पास जो T1 टेबल है, अभी तुम लोग कैसे देखोगे? इमॅजिन कर नाही. बंद ही कर देना. ठीक है, तो जब हमारा डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं था, वो एक अनसॉर्टेड वे में स्टोर था, तब मुझे इस क्यूरी का आउटपुट लाने के लिए पूरे टेबल को स्कैन करना पड़ रहा था. ठीक है, हो सकता है कि मेरे टेबल्स में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो, तो उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए उतना टाइम लगेगा पूरे टेबल को स्कैन करने के लिए. उसी टेबल को जब मैं एक सॉर्टिंग ऑर्डर में प्लेस करता हूँ 1 2 3 4 में, ये सॉर्टिंग ऑर्डर में कैसे देता हूँ, ये सॉर्टिंग ऑर्डर में इंडेक्स क्रिएट करके देता हूँ. अगर मैंने इस टेबल के ऊपर T1 टेबल के ऊपर इस ऑर्डर आईडी कॉलम के ऊपर मैंने एक इंडेक्स बनाई, हमने सिंटैक्स देखा हुआ है, राइट? क्लियर क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम देते हैं हम, देन फ्रॉम ऑन टेबल का नाम इन ब्रैकेट कॉलम का नाम.
तो वो कमांड रन करने के बाद क्या होता है, ये बैकएंड में एक इंडेक्स क्रिएट हो जाती है ऑर्डर आईडी के बेसिस पे। बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग होता है, ब्रैकेट में जो आपने कॉलम दिया हुआ है उसके आगे आप लिख सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग, आपने कुछ लिखा हुआ नहीं इसलिए वो असेंडिंग है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर आईडी को क्या करता है, डेटाबेस में प्लेस कर देता है। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग दिस इंडेक्स, जब आप वापस से इस कमांड को रन करते हो तो वो क्या करता है, जो इंडेक्स आपने बनाई हुई है उस इंडेक्स की हेल्प लेता है सर्च करने के लिए। सर्च कैसे होता है देन, वो हर एक रो में जाएगा, 1 से लेके स्टार्ट करेगा एंड जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक वो स्कैन करेगा। ठीक है, दिस इज लीनियर सर्च, एक लीनियर सर्चिंग है। हर एक रो में जाके वो चेक करेगा कि ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 10 है क्या, जब तक मिलेगा नहीं तब तक स्कैन करेगा। लेकिन ये सर्च करते टाइम पे जब अनसॉर्टेड वे में डेटा था उसको टेबल स्कैन करना पड़ रहा था। जैसे मेरे टेबल में 1 लाख रोज है तो 1 लाख रोज वो यहाँ पे सर्च कर रहा था इन ऑर्डर टू फाइंड दिस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी। लेकिन जब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो उसको बस 10 रोज सर्च करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वे से क्या हुआ, उस इंडेक्स की वजह से जो मेरा क्यूरी एग्जीक्यूशन था वो एग्जीक्यूशन क्या हुआ, कम हुआ, वो फास्ट रन हो रही है क्यूरी। ठीक है, इसमें अलग एक टाइप आता है बाइनरी सर्चिंग। ठीक है, बाइनरी सर्चिंग मतलब क्या होता है, लेट मी ओपन दिस एग्जांपल अगेन। बाइनरी का भी मेरे पास यही एग्जांपल है, फाइन। तो बाइनरी ट्री सर्चिंग में क्या होता है, ये जो इसको हम इंटरमीडिएट नोड बोलते हैं एंड इनको लीफ नोड बोलते हैं। तो डेटा जो होता है, डेटा इन लीफ नोड्स में स्टोर होता है। ठीक है, एंड जो रूट नोड होता है, लेट्स से 1 to 100, मेरे डेटा में लेट्स से 100 रोज है, तो वो इंटरमीडिएट नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सब बैकएंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जब आप इंडेक्सिंग फॉर्म करते हो, क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स, तब ये जो बाइनरी सर्चिंग है, ये बाइनरी सर्चिंग ऑटोमेटिकली बैकएंड में क्रिएट होता है। वो सर्चिंग कैसे करता है, लेट्स से मुझे अगर 10 आउटपुट चाहिए तो पहले वो इंटरमीडिएट नोड में सर्च करता है कि 10 किस में है, किस नोड में है 10। तो ये 1 to 10 इस नोड में है, तो ये दो जो नोड है 21 to 30 एंड जैसे कि 100 तक, इन नोड्स पे वो सर्च नहीं करेगा, वो सर्च करेगा इस नोड के लिए बस। इस नोड के लिए भी उसको पता है कि 1 to 10 ये दिस इज फॉर पेज 1 है, तो वो बस पेज 1 में जाके ही सर्च करेगा 1 to 10, ये 10 रिकॉर्ड को सर्च करेगा। यहाँ पे लीनियर सर्चिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनरी सर्च हो रहा है। जो आपका सर्चिंग क्राइटेरिया है, लेट्स से मैंने 50 सर्च किया, वन मुझे 50 आउटपुट चाहिए, तो वो पहले इंटरमीडिएट नोड में सर्च करेगा कि 50 कहाँ पे आता है, तो वो इस नोड में आता है, इंटरमीडिएट नोड में। तो वो 41 to 50 इस नोड के लिए पेज 5 जो असाइन है उसके लिए वो पेज 5 में ही बस सर्च करेगा, उतने ही 10 रिकॉर्ड्स, 41 से स्टार्ट करेगा 50 तक जाके आपको आउटपुट देगा। सो इससे क्या होता है, सर्चिंग जो है वो इफेक्टिव होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ये कब क्रिएट होता है, जब आप इंडेक्सिंग फॉर्म करते हो टेबल्स के ऊपर। इंडेक्सिंग कैसे फॉर्म करते हैं, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स तो हमें अंडरस्टैंड हो गया कि क्लस्टर इंडेक्स हम कैसे बनाते हैं, राइट। जब आपके टेबल में, ये जो एक्सेल में हमने एग्जांपल देखा था, ये सॉर्टिंग ऑर्डर में कुछ भी डेटा नहीं है, लेकिन जब मैं टेबल क्रिएट करता हूं, अगर मैंने टेबल्स में प्राइमरी की डिफाइन की हुई है, तो प्राइमरी की क्या काम करती है, एक्ट एज अ क्लस्टर इंडेक्स। आपको सेपरेटली क्लस्टर इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं, वो प्राइमरी की को ही क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होता है, क्योंकि प्राइमरी की अगर है तो डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, अगर प्राइमरी की नहीं है तो आप यूनिक एंड नॉन नल कॉलम को क्लस्टर इंडेक्स के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है,
मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 10, बट इस ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 10 की जगह मैं कस्टमर आईडी को सर्च कर रहा हूँ। इंडेक्स जो बनी हुई है वो इंडेक्स किसके बेसिस पे बनी हुई है? इस ऑर्डर आईडी के बेसिस पे बनी हुई है। तो कस्टमर आईडी को सर्च करने के लिए या किसी और कॉलम्स को जो वेयर क्लॉज में हम यूज करते हैं उनको सर्च करने के लिए मैंने अगर इन ऑर्डर आईडी को यूज नहीं किया है वेयर कंडीशन से, मैंने दूसरे कॉलम्स को यूज किया है इन ऑर्डर टू फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग, तो मुझे अगेन वो क्या करता है, इस ऑर्डर आईडी की जो क्लस्टर इंडेक्स है उसकी वो हेल्प लेता है, इंडेक्सिंग सीख करता है, लेकिन अगेन लीनियर सर्चिंग करता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो वेयर क्लॉज में मैंने यहाँ पे कॉलम यूज किया है उस कॉलम को मैं यूज करूँ एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाने के लिए, ताकि उस नॉन क्लस्टर इंडेक्स को वो यूज करे जब भी वो सर्च करे, ठीक है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं हम? क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इंस्टेड ऑफ क्लस्टर इंडेक्स हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स बस टर्म यूज करते हैं। हम एक टेबल के अंदर मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं, बट क्लस्टर इंडेक्स एक ही होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्लस्टर इंडेक्स ओनली वन, नॉन क्लस्टर इंडेक्स मल्टीपल होता है। आप इंडेक्सिंग बनाते हो, इसका परफॉर्मेंस आप कैसे चेक करते हो? हमारे पास सीक्वल में यहाँ पे ये जो बटन दिया हुआ है इंक्लूड एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान, इसे चेक कर सकते हो, या उस क्यूरी को आप सेलेक्ट करके, जैसे इस क्यूरी को मैंने अगर सेलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो डिस्प्ले एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान पे क्लिक किया, तो इस क्यूरी को अभी यहाँ पे क्लस्टर इंडेक्स स्कैन मुझे बता रहा है, राइट, कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 100। हमारी जो क्लस्टर इंडेक्स बनी हुई है वो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर है। हमारे सेलेक्ट स्टेटमेंट में वो एम्प्लॉय आईडी है, सेलेक्ट स्टेटमेंट में एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है कॉलम जिसके ऊपर क्लस्टर इंडेक्स बनी हुई है, तो वो इस एम्प्लॉय आईडी की क्लस्टर इंडेक्स को यूज करेगा स्कैनिंग के लिए। अगर मैंने ये लेट्स से एम्प्लॉय आईडी को यहां से निकाल दिया, इसको अगर वापस से सर्च किया, अगेन क्योंकि टेबल्स के ऊपर ऑलरेडी एक क्लस्टर इंडेक्स बनी हुई है तो उसी क्लस्टर इंडेक्स को वो फॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एस्टिमेटेड रोज जो है वो 10 होंगे। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड मतलब 10, वो पूरे 10 की एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें 10 रिकॉर्ड्स है, तो 10 रिकॉर्ड्स को वो सर्च करेगा इन ऑर्डर टू गेट दिस रिजल्ट डिपार्टमेंट आईडी। अगर मैंने डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर ली तो वो उस नॉन क्लस्टर इंडेक्स को यूज करेगा सर्चिंग के लिए, ठीक है। से इंडेक्स डिपार्टमेंट आईडी, सी यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है? इंडेक्स सीक दिखा रहा है, राइट। जब मैंने वो ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट की डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर, यहाँ पे अभी इंडेक्स सीक दिखा रहा है, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड रोज टू बी रीड 4 दिखा रहा है, और जो इंडेक्सिंग वो यूज कर रहा है वो इंडेक्सिंग कौन सी है? डिपार्टमेंट आईडी की नॉन क्लस्टर वाली इंडेक्सिंग, ना ही कि एम्प्लॉय आईडी वाली। एम्प्लॉय वाली क्लस्टर इंडेक्स थी, डिपार्टमेंट आईडी वाली नॉन क्लस्टर इंडेक्स है, तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स वो यूज करेगा व्हेन इट गिव्स यू सर्च रिजल्ट। लेकिन अगर एम्प्लॉय आईडी का जिस कॉलम के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स बनी हुई है वो कॉलम अगर आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट में है तो वो कौन सा इंडेक्स यूज करेगा? क्लस्टर इंडेक्स यूज करेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्लस्टर इंडेक्स बनी हुई है, ठीक है। तो सिंपल याद रखने का कि अगर डेटा बहुत बड़ा है, आप कुछ सर्च कर रहे हो डेटा के अंदर और आपको बहुत टाइम लग रहा है क्यूरी एग्जीक्यूशन के लिए, तो जिस कॉलम्स के ऊपर आप सर्चिंग कर रहे हो उस कॉलम के ऊपर आप नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हो
देन आपका सर्चिंग जो है वो इफिशिएंट होगा, फास्ट होगा। ठीक है, समझ में आया अभी? और ये जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम था सेलेक्ट स्टेटमेंट में, जब आप डिपार्टमेंट आईडी को सर्च कर रहे थे, लेट्स से यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कस्टमर आईडी मैं डिपार्टमेंट आईडी लिखता हूँ, ठीक है। एंड मुझे अगर सर्च करना है, लेट्स से मेरी ये जो कमांड थी कि यहाँ पे मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 10, तो क्लस्टर इंडेक्स को वो सर्च करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 10 अगर लिखा, तो ये जब मैंने यहाँ पे क्लस्टर इंडेक्स ऑर्डर आईडी बनाई थी 1 टू लेके 10 तक, तो डेटाबेस के अंदर जो स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, उसका हर एक स्लॉट का एक एड्रेस होता है जिसको GOID बोलते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्डर आईडी के लिए ये GOID लॉक हो जाता है, मतलब ये असाइन हो जाता है कि फॉर एग्जांपल 1 के लिए ये GOID है। तो ये एड्रेस कहाँ पे मैप होता है? जो क्लस्टर इंडेक्स आपने बनाई थी उसके लिए मैप होता है, इस 1 के लिए मैप होता है। तो फिर वो क्या करेगा, इस 1 के लिए सर्च आउट करेगा इस टेबल के अंदर, और इस टेबल को स्कैन करने के बाद उसको मिलेगा कि हाँ 1 ये मुझे पहले मिल गया है, तो 1 के लिए एसोसिएटेड जितने कॉलम्स रहेंगे वो कॉलम्स का आउटपुट आपको देगा, ठीक है। सो इस वे से क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स काम करते हैं। क्लस्टर इंडेक्स अगर आपने बनाई है, उसी कॉलम्स को अगर आपने यूज किया है सर्च वेयर क्लॉज में, तो वो क्लस्टर इंडेक्स डायरेक्टली अप्लाई होके उसी क्लस्टर इंडेक्स में से सर्च करके आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपने नॉन क्लस्टर इंडेक्स यूज की हुई है एंड उस कॉलम्स को अगर यूज किया हुआ है इस वेयर क्लॉज में, तो वो क्या करता है, वेयर क्लॉज में जो कॉलम्स है, जैसे कि मेरे पास ऑर्डर आईडी है एंड डिपार्टमेंट आईडी है, और डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे मैंने नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाई हुई है, तो डिपार्टमेंट आईडी की जो सर्चिंग होगी वेयर क्लॉज में, अगर डिपार्टमेंट आईडी आ गया आएगा, तो वो क्या करेगा, उस नॉन क्लस्टर इंडेक्स को प्रेफर करेगा सर्चिंग के लिए, ठीक है। अगर नॉन क्लस्टर इंडेक्स नहीं बनाई हुई है, तो वो क्लस्टर इंडेक्स को सर्च करेगा, लेकिन कैसे सर्च करेगा, इस एड्रेस के बेसिस पे जो GOID असाइन होता है इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी के लिए। जब आप इंडेक्सिंग बनाते हो क्लस्टर इंडेक्स, तो 1 के लिए एक एड्रेस लोकेट होता है, वो एड्रेस यहाँ पे इस टेबल में, आपका T1 टेबल में 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये और ये एड्रेस एक जैसा ही होता है, ये इंटरनली इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से। तो इस 1 के रिलेटेड जितनी कॉलम्स होंगी वो कॉलम्स के आउटपुट आपको मिलेगा। वो ऐसे सर्च करता है, पहले वो क्लस्टर इंडेक्स के थ्रू एड्रेस देखेगा, इन एड्रेस के थ्रू फिर यहाँ पे इस टेबल में जाके सर्च करेगा कि उस एड्रेस के लिए ऑर्डर आईडी कहाँ पे है। उसको ऑर्डर आईडी मिल गया, तो उस ऑर्डर आईडी के लिए एसोसिएट जितने कॉलम्स रहेंगे उन सभी कॉलम्स का वो आउटपुट आपको दे देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट समझते करिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में हम कहाँ पे देखते हैं इंडेक्सेस? डेटाबेस के अंदर, जिस डेटाबेस में हमने ये इंडेक्स या टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर, टेबल्स के अंदर जैसे ये कौन सा टेबल था हमने लिया हुआ, एम्प्लॉय था, राइट। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे हम देख सकते हैं उसको, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर
जो टेबल सेक्शन है, टेबल सेक्शन में जो हमारा टेबल्स है dbo.employee, उसके अंदर इंडेक्सेस जो होंगी वहां पे ये इंडेक्सेस आती है। इंडेक्स को अगर ड्रॉप करना रहेगा तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं कि ड्रॉप इंडेक्स या ड्रॉप, राइट, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन कौन से टेबल के ऊपर, टेबल का नाम। ठीक है, आप यहां से भी आप राइट क्लिक करके इंडेक्स को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, दोनों वे से कर सकते हो इंडेक्स को डिलीट। दूसरी चीज, इंडेक्सेस जो होती है, अगर आपके टेबल्स के ऊपर इंडेक्स बनी हुई है उस टाइम पे इंसर्ट जो होता है टेबल में, नया डेटा जब आप इंसर्ट करते हो वो स्लो होता है। लेट्स से आपके पास डेटा स्टोर्ड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर आईडी 1 से लेके 11 तक इस पर्टिकुलर टेबल में मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, और ऐसा कंसिडर करो कि 7 नंबर की ऑर्डर मेरे पास नहीं थी पहले, तो डेटा इसी वे में स्टोर होगा 1 टू लेके 6 तक, देन 6 के बाद अगर 7 नहीं तो वो 8 को स्टोर कर लेगा। इस 8 की पोजीशन यहाँ पे लॉक हो गई है इस एड्रेस के साथ। अगर इसके बाद जैसे मैंने 7 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो यहाँ पे उसको ये जो 8 है, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा ना उस टाइम पे, क्योंकि डेटा नहीं था इसलिए 6 के बाद 8 ने पोजीशन ऑक्युपाई की हुई है। तो अगर 7 में इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे तो उसको यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी, इस 8 को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस 8 को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा तो वो क्या करता है, फिर 8 को शिफ्ट कर देता है, 7 को यहाँ पे असाइन कर देता है, लेकिन उसको ये इंडेक्स जो है ये वापस बनानी पड़ती है बैकएंड में। ठीक है, ये एक इंडेक्स बनाने के बाद ये जो बाकी की क्लस्टर इंडेक्स होती है इनको भी उसको वापस बनाना पड़ता है। ठीक है, सो जितने टाइम इंसर्ट होगा उतने टाइम ये वापस से इंडेक्स बनाएगा, वापस से क्लस्टर इंडेक्स बनाएगा, नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाएगा। सो बैकएंड में जो सीक्वल का इंजन होता है उस पर लोड आता है, इसलिए इंसर्ट जो होता है एकदम स्लो होता है, जल्दी से कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती इंसर्ट्स की। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें इंसर्ट्स करना होता है टेबल्स के अंदर उस टाइम पे इंडेक्सेस को ड्रॉप कर देते हैं, इंसर्ट्स का ऑपरेशंस खत्म होने के बाद वापस से इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, इंडेक्स का ड्रॉबैक यही है कि इंसर्ट्स जो होता है इंडेक्स के अंदर वो स्लो होता है। जब इंडेक्स होती है टेबल्स के ऊपर अगर हम कोई इंसर्ट करते हैं वो स्लो होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंडेक्स को पहले ड्रॉप करना पड़ता है एंड देन इंसर्ट ऑपरेशन होने के बाद वापस से इंडेक्सेस क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस। सो फंक्शंस क्या होता है, बेसिकली एक कैलकुलेशंस ग्रुप होता है। मैं कोई एक सर्टन लेवल का कैलकुलेशन, जैसे कि कंपनी में एक कैलकुलेशंस है जो मुझे हर टाइम यूज होता है। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए कुछ एक क्यूरी रहेगी, उस क्यूरी को मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शंस के रूप में सेव करके रख सकता हूँ, और जब भी मुझे वो उस क्यूरी का आउटपुट चाहिए होगा तो मैं उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। फंक्शन मतलब लेट्स से हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होते हैं ना, जैसे सम है, मैक्स में, ये एग्रीगेशन फंक्शंस हो गए। तो उस टाइप से हम एक फंक्शंस, एक कैलकुलेशंस बना के रख सकते हैं और उस कैलकुलेशंस को जब चाहिए वैसे कॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा टेबल है। इस टेबल के अंदर मुझे एक ऐसा कैलकुलेशन चाहिए जो सैलरी से डिपार्टमेंट आईडी को माइनस करे और आउटपुट मुझे यहाँ पे दे। 10,000 माइनस 100 जो आउटपुट आएगा वो इस रो में मुझे मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन ऐसे बना सकता हूँ, सिंटैक्स फंक्शंस का ऐसे रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का है। ठीक है, ये इतना भी आपको इंटरव्यू में पूछेंगे ही नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये पता होना चाहिए हमें कि फंक्शंस क्या होता है बेसिकली। अगर सीक्वल में हमने कहीं पे फंक्शंस देख लिया इसके बाद आने वाले टाइम पे, तो एकदम से ब्लैंक ना हो जाओ, आपकी कुछ आइडिया ना आए कि ये क्या है करके, फंक्शंस क्या है। या अगर किसी ने बोल दिया कि एक फंक्शंस बने हुए हैं उनको कॉल करके आउटपुट ले लो, तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन को कॉल कैसे करें, उसको समझे कैसे फंक्शंस को। अगर वो क्यूरी आपके सामने है फंक्शंस की तो उसको अंडरस्टैंड कैसे करें कि वो फंक्शंस कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब इस टेबल का आउटपुट मेरे सामने है। हमारा क्वेश्चन है कि मुझे सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी को माइनस करके ये आउटपुट चाहिए। सिंटैक्स रहेगा इसका सिंपल, क्रिएट फंक्शन। ठीक है, क्रिएट फंक्शंस, फंक्शंस का कुछ नाम रहेगा, लेट्स से मैंने ये नाम दिया fn diff1 करके।
फाइन। इसके बाद ब्रैकेट के साइड में, ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे क्रिएट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि क्रिएट फंक्शंस, मैं ऐसे लिखता हूँ क्रिएट फंक्शन, जैसे हम लिखते हैं ना क्रिएट टेबल, वैसे क्रिएट फंक्शंस। फंक्शंस का नाम लेट से मैं टाइप करो fn, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि fn diff2 नाम दे रहा हूँ क्योंकि diff1 मेरे पास है। fn diff2 नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ब्रैकेट के अंदर कौन से कॉलम्स के ऊपर आप ऑपरेशन करने वाले हो, कौन से दो कॉलम्स, जैसे कि सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये दो कॉलम्स इन्वॉल्व है मेरे उस ऑपरेशंस के अंदर। उन कॉलम्स के नाम यहाँ पे मुझे देने पड़ेंगे। नाम्स देते समय मुझे उनको वेरिएबल्स के फॉर्म में देना पड़ेगा या पैरामीटर्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। इसीलिए अगर मुझे पैरामीटर्स डिफाइन करने रहेंगे क्यूरी के अंदर तो मैं @ यूज करता हूँ। मैं @ डालूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा सैलरी। ये सैलरी का मेरा कॉलम है। @ मतलब मैंने पैरामीटर के लिए उसको डिफाइन के लिए पहले लगाया हुआ है। ये जो सैलरी का कॉलम है ये कौन सा डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप है, वो मुझे मेंशन करना रहेगा। ये कॉलम जो है वो कौन से डेटा टाइप का है, कॉमा करके दूसरा कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी। अगेन सेम वे मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी मेंशन करता हूँ, इसका भी डेटा टाइप मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। फंक्शन का नाम दे दिया मैंने। ब्रैकेट के अंदर जो दो कॉलम्स या व्हाटएवर कॉलम्स आपके इन्वॉल्व है उस फंक्शन के अंदर, उस ऑपरेशंस के अंदर, उनको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट टास्क आता है मेरा, मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इस फंक्शन का जो आउटपुट आने वाला है, जैसे मैं अगर 10,000 से 100 को माइनस कर दूं तो आउटपुट में एक वैल्यू आने वाली, राइट, एक इंटीजर ही आने वाला है। तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि रिटर्न जो आने वाला है, ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये इंटीजर रिटर्न करने वाला है। ठीक है, रिटर्न्स इंटीजर। ये पहले मेरी ये फर्स्ट स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप समझ में आई। मैंने क्या किया, क्रिएट फंक्शंस सिंटैक्स लिखा, उसके बाद फंक्शन को नाम दिया, ब्रैकेट के अंदर उस फंक्शन के लिए जो कॉलम्स इन्वॉल्व है उन कॉलम्स को पैरामीटर के फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन किया कि सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये दो कॉलम्स इन्वॉल्व है इस फंक्शंस के अंदर, उनका डेटा टाइप भी मुझे मेंशन करना है। उसके बाद ये फंक्शंस जो आउटपुट देने वाला है, रिटर्न्स क्या देने वाला है, इंटीजर आउटपुट देने वाला है, एक वैल्यू देने वाला है, यहाँ पे नंबर देने वाला है। 10,000 को जब 100 से माइनस करूंगा तो नंबर देने वाला है। उसके बाद आता है एज बिगिन। बिगिन मतलब फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बिगिन के बाद आएगा जो रिटर्न होने वाली जो वैल्यू रहेगी, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो रिटर्न करने वाला जो कैलकुलेशन रहेगा, वो कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन है कि सेलेक्ट @salary माइनस @department ID। मैं पैरामीटर क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई वैल्यू हार्ड कोड नहीं करने वाला, क्योंकि हर एक रो के लिए मेरी सैलरी की वैल्यू अलग है, डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू अलग है। इसीलिए मैं पैरामीटर में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर रो के लिए जो सैलरी की वैल्यू रहेगी एंड डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ एंड। ओके, नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, इसको रन करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट, इसको रन करने के लिए मुझे देना पड़ेगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसे यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए, क्या कॉलम चाहिए, ये फंक्शन वाला। फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा dbo डॉट function diff2 as diff
एम्प्लॉय, और इस फंक्शन के अंदर मुझे पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट रहेगा सैलरी, कॉमा डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि जब ये फंक्शंस बनाया था हमने, इस फंक्शंस में हमने ये दो पैरामीटर दिए थे, राइट, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो फंक्शंस को कॉल करते समय मुझे वो दो कॉलम्स यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पे डिफरेंस करके एक कॉलम आएगा, वो कॉलम किससे बनेगा, इस फंक्शन से बनेगा। ये फंक्शंस यहाँ पे ऑपरेट होगा एंड आपको इस कॉलम का आउटपुट देगा। पैरामीटर इसमें कौन से पास हुए, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये दो पैरामीटर जो पहले डिफाइन किए थे अपन ने, वो पैरामीटर यहाँ पे पास होंगे एंड ये फंक्शंस आपको ये आउटपुट दे देगा, ठीक है। फंक्शन स्टोर कहाँ पे होगा, यहाँ पे प्रोग्रामेबिलिटी फंक्शंस, एग्रीगेटेड स्केलर वैल्यू फंक्शन, यहाँ पे देखा है स्केलर वैल्यू फंक्शंस dbo.f and diff2, जो फंक्शंस हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे और फंक्शंस भी दिखेंगे, जैसे मैं सिस्टम फंक्शंस रहेंगे तो देखो यहाँ पे सिस्टम के कुछ फंक्शंस है, जैसे एग्रीगेशन फंक्शंस में एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मीन है, ये सिस्टम जनरेटेड फंक्शंस है जो डिफॉल्ट वाले हैं। तो आपने जो बनाया वो यहाँ पे रहेगा स्केलर वैल्यू फंक्शंस में। स्केलर वैल्यू में क्यों गया, क्योंकि जो फंक्शंस आपने बनाया था वो आपको एक स्केलर वैल्यू दे रहा है, एक नंबर दे रहा है, इंटीजर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर कोई ऐसा फंक्शंस आपने बनाया होता तो वो आपको एवरेज वैल्यू देता तो वो एग्रीगेटेड फंक्शंस में आ जाता, ठीक है। समझ में आया? इसकी सिंटैक्स पे ध्यान दो। पहली बात तो सेम एग्जांपल एक दो बार ट्राई करो, ठीक है। अंडर मतलब हैंडी रखो एग्जांपल, अगर किसी ने पूछ लिया तो आप उस पर कुछ बोल सको, आंसर दे सको, ठीक है। बेसिकली क्यों यूज करते फंक्शंस, हम कोई कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशंस जो बार बार हमें आउटपुट में चाहिए होगा वो कैलकुलेशंस एक फंक्शंस के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जब भी नेसेसिटी रहेगी क्यूरी के अंदर हम उस फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, ताकि वो क्यूरी लिखने के लिए बार बार हमें कोई सीटी वगैरह ना बनानी पड़े, ओके, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट ये फंक्शंस समझ में आया? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है स्टोर प्रोसीजर्स। मैंने आपको असाइनमेंट्स कितनी दी है? 6 असाइनमेंट भी है, वो दे देता हूँ मैं, और प्लस प्रोजेक्ट भी दे दूंगा आज, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर्स में क्या होता है, लेट्स से पहली बात तो स्टोर प्रोसीजर्स जो होती है वो फॉर द वेब डेवलपमेंट पर्पस यूज की जाती है, बैकएंड्स में यूज की जाती है। बैकएंड में मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन का कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, राइट, हम ऑर्डर्स यूज करते हैं, राइट, कुछ भी ऑर्डर करना है अमेजोन का ऐप यूज करते हैं। तो अमेजोन के ऐप पे अगर लेट्स से आप न्यू कस्टमर हो, आपका कोई अकाउंट नहीं है, तो पहले वो आपको क्या बोलता है कि आप पहले मैंडेटरी फील्ड्स जो रहेंगे वो मैंडेटरी फील्ड्स फिलअप करो, आपका अकाउंट क्रिएट करो एंड देन आप ऑर्डर कर सकते हो। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो उस टाइम पे क्या होता है, बैकएंड में उनका जो सिस्टम होगा वो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशंस जो लेट्स से उनका कस्टमर टेबल होगा, उस कस्टमर टेबल में ये इन्फॉर्मेशन पहले फिल कर देता है। क्योंकि जब आप कोई ऑर्डर करते हो दिस इज योर ट्रांजैक्शन, राइट, बट कौन से कस्टमर ने ये ट्रांजैक्शन किया है, अगर वो कस्टमर की एंट्री उनके कस्टमर टेबल में नहीं है, उनके डायमेंशन टेबल में नहीं है, तो वो ऑर्डर्स के टेबल में वो डेटा इंटर नहीं होगा। ये लॉजिक होता है बिहाइंड द लॉजिक। तो एक स्टोर प्रोसीजर बैकएंड्स में क्रिएट करके रखी होती है, जैसे वो क्या करेगा, जैसे एप्लीकेशन से डेटा आएगा, कस्टमर क्रिएशन का जो डेटा आएगा उस कस्टमर क्रिएशन का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो पहले कस्टमर टेबल में जाके वहां पे इंसर्ट होगा। ये हर कोई अभी कौन किस टाइम पे अकाउंट ओपन करेगा ये हमको नहीं पता, तो ये एटोमाइज टेस्टिंग, एटोमाइज स्टोर प्रोसीजर्स बनी होती है बैकएंड में, जो ऑटोमेटिकली रन होती है कुछ इंटरवल के बाद,
और डेटा को इंसर्ट कर देती है कस्टमर टेबल के अंदर। एक बार डेटा कस्टमर टेबल में हो गया, उस पर्टिकुलर कस्टमर की एंट्री टेबल में चली गई, तो वो टेबल्स में एंट्री जाने के लिए बाद वो कस्टमर्स ऑर्डर कर सकता है चीज़ें जो उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, अगर उसने कुछ ऑर्डर किया तो फिर वो उनका जो ऑर्डर्स का टेबल रहेगा उस ऑर्डर के टेबल में वो एंट्री इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर का डिटेल्स अवेलेबल है कस्टमर के टेबल में। सो ये जो लॉजिक है बैकएंड का कि कस्टमर टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है, उसके बाद ट्रांजैक्शन टेबल्स में वो डेटा इंसर्ट होना है, ये सारी चीज़ें स्टोर प्रोसीजर से की जाती है बैकएंड में। ठीक है, तो मोस्टली वेब डेवलपमेंट पर्पज ये स्टोर प्रोसीजर्स यूज हो जाती है। डेटा एनालिसिस पर्पज इतना यूज केस नहीं है इनका स्टोर प्रोसीजर्स का। डेटा एनालिसिस पर्पज हम सीटीज, सब क्यूरीज, व्यूज इनको यूज करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनसे हमारा ज़्यादा काम होता है। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर्स हम बस एक इंट्रोडक्टरी लेंगे कि सिंटैक्स कैसे होता है, कैसे इसको अंडरस्टैंड करता है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड द क्लोजर्स। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा जो एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इस टेबल को अगर मैंने रन किया तो यहाँ पे मुझे अभी डिपार्टमेंट आईडी दिख रहा है, लेकिन मुझे आउटपुट में ऐसे चाहिए कि लेट्स से मैं ऐसे आउटपुट में दूं कि टेल मी फॉर 100 डिपार्टमेंट आईडी कितने एम्प्लॉइज हैं। अगर ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा कि 100 डिपार्टमेंट आईडी के लिए मेरे पास कितने एम्प्लॉइज हैं, तो हम जो क्यूरी लिखेंगे उस क्यूरी के हिसाब से हमें काउंट करना पड़ेगा, राइट, कि काउंट करना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी को, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू दैट डिपार्टमेंट आईडी विच वी पास, लेट्स से 100। तो 100 के लिए हमारे पास कितने एम्प्लॉय है, 4 एम्प्लॉय है। 200 के लिए मेरे पास 4 एम्प्लॉय है। 300 के लिए एक है एंड 500 के लिए एक है। तो जब मैं कोई, लेट्स से मैंने डिपार्टमेंट आईडी 200 पास किया, तो 200 पास करेगा तो वो मुझे उसने आउटपुट दे रहा 2 एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट 200, ऐसे आउटपुट देना चाहिए। ये मतलब कैसे हुआ कि लेट्स से आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, गूगल का फॉर्म रहेगा, तो उस फॉर्म के अंदर जो मैंडेटरी फील्ड्स होती है, अगर आप फिल नहीं करते हो तो वो फॉर्म को सबमिट करके नहीं देता, और आपको एक पॉपअप देता है कि यू नीड टू फिल दिस फील्ड, या उस फील्ड पे लेके जाता है और रेड कलर से हाईलाइट कर देता है कि यहाँ पे भरना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो पॉपअप्स है, ये पॉपअप्स स्टोर प्रोसीजर्स लिखी होती है उनकी बैकएंड में, वो आपको देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने 200 डिपार्टमेंट आईडी पास किया, स्टोर प्रोसीजर रन होगा, अगर 200 डिपार्टमेंट मेरे पास है तो उस 200 डिपार्टमेंट के लिए कितने एम्प्लॉय रहेंगे, उस एम्प्लॉय को काउंट करके वो मुझे आउटपुट दे देगा कि देयर आर 2 एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 200। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है, लेट्स से मैंने 900 डिपार्टमेंट पास कर दिया जो उस लिस्ट में नहीं है 900, तो मुझे आउटपुट देगा देयर इज नो एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 900। सो ये अगर मुझे आउटपुट चाहिए, ऐसा अगर आउटपुट चाहिए मुझे, तो मुझे स्टोर प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम आउटपुट निकालते हैं टेबल्स के, वो एक टेबल के फॉर्म में निकालते आए अभी तक। हम सीटी बनाए, हम व्यूज बनाए हैं, तो वो जो व्यूज भी हमने रन करके देखा तो वो एक टेबल ही हमें आउटपुट दे रहा था। लेकिन अभी हमें आउटपुट कैसे चाहिए, हमें एक वर्ड के फॉर्म में आउटपुट चाहिए, राइट, लाइक केस वेन स्टेटमेंट। जैसे हमने केस वेन स्टेटमेंट लिखा था कि किसी कॉलम के बेसिस को यूज करके अगर प्रॉफिट हाई है तो आउटपुट मुझे लो दो, या प्रॉफिट या कोई सेल की वैल्यू मेरी पर्टिकुलर कंडीशन से कम है तो मुझे हाई दो, वट एवर। तो उस टाइप में मुझे कुछ आउटपुट चाहिए, लेकिन आउटपुट मुझे बस एक लाइन में चाहिए कि देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देयर फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विच वी आस्किंग फॉर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे। अगेन सिंटैक्स फॉर द स्टोर प्रोसीजर सेम रहेगा। अभी मैं सिंपल एक स्टोर प्रोसीजर पहले आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्रिएट, जैसे कि SPEMP, इस स्टोर प्रोसीजर का नाम देता हूँ मैं SPEMP, क्रिएट प्रोसीजर SPEMP, ठीक है, एज select star from employee where let's
say department ID is equal to 100. इसको रन किया तो ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गई मेरी. एंड इफ आई वांटेड टू कॉल दिस स्टोर प्रोसीजर, सो मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि ex execute this sp employee. अगर मैंने इसको रन किया तो डिपार्टमेंट आईडी 100 के लिए ये मुझे आउटपुट दे देगा. ठीक है. अगर मैंने बस इतना ही रन किया SPEMP, बस इसको सेलेक्ट करके रन किया, फिर भी आउटपुट दे देगा. मुझे एग्जीक्यूट लिखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. तो उस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर का नाम अगर मैंने बस एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट मिल जाएगा मुझे. ठीक है. सेम वे जब हमने व्यूज क्रिएट किया था तो हमने व्यूज को भी हमने ऐसे रन किया था ना, बट व्यूज को रन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यूज. यहाँ पे वैसे कोई सिंटैक्स नहीं है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसपी एम्प्लॉय नहीं लिखते हम क्या लिखते हैं प्रोसीजर्स को रन करने के लिए एग्जीक्यूट दैट प्रोसीजर नेम. या एग्जीक्यूट लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सिंपल बस प्रोसीजर का नाम भी लिख दिया अपन ने तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. अंडरस्टैंड हो रहा है. तो व्यूज एंड स्टोर प्रोसीजर में डिफरेंस क्या रहेगा. व्यू में भी तो आप क्यूरी स्टोर करते हो, यहाँ पे भी क्यूरी स्टोर कर रहे हो. बट लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इस आउटपुट के लिए हमें कोई टेबल मिल रहा है क्या. हमें सिंपल एक लाइन का आउटपुट मिल रहा है ना, देयर आर 2 एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 100. ऐसा व्यू में पॉसिबल है क्या. व्यू में हम क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड डेटा है डेटा को बस स्टोर करके रखते हैं क्यूरी के फॉर्म में. ठीक है. डेटा स्टोर नहीं होता, बस क्यूरी स्टोर हो जाती. सेम वे स्टोर प्रोसीजर में भी बोथ स्टोर प्रोसीजर्स एंड क्यूरी या व्यू दोनों डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं. ये व्यू कहाँ पे स्टोर होगा. लेट्स से मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में गया, यहाँ पे मैंने इस डेटाबेस को लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया. इसमें प्रोग्रामेबिलिटी जो है यहाँ पे देखो स्टोर प्रोसीजर्स नाम का एक, तो यहाँ पे देखो ये dbo.spemp ये स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे स्टोर हुई है. व्यूज कहाँ पे स्टोर होते हैं, इस व्यूज सेक्शन के अंदर स्टोर होते हैं. दोनों स्टोर प्रोसीजर्स एंड व्यूज दोनों डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं. आप इनको कभी भी कॉल कर सकते हो. ठीक है. लेकिन परफॉर्मेंस वाइज स्टोर प्रोसीजर्स जो होती है वो इफेक्टिवली रन होती है. ठीक है. फाइन. तो ये सिंपल स्टोर प्रोसीजर्स मैंने बनाई एंड रन की. इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया है. मैं एक स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, एक पैरामीटर के साथ होती है, एक विदाउट पैरामीटर के साथ होती है. ये जो स्टोर प्रोसीजर्स हमने बनाई दिस इज विदाउट पैरामीटर. अभी हम जो स्टोर प्रोसीजर्स बनाने वाले हैं वो पैरामीटर के साथ है. तो पैरामीटर के साथ के लिए अगेन मैं यहाँ पे फंक्शंस लिखूंगा क्रिएट प्रोसीजर. इस स्टोर प्रोसीजर को लेट से नाम देते हैं SPEMP1, क्योंकि एक प्रोसीजर्स ऑलरेडी मैंने बनाई सेम नेम का, यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. आपको कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा. जैसे हमने फंक्शंस किया था, फंक्शंस के अंदर हमने पैरामीटर पास किया था, तो यहाँ पे सेम मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ेगा क्रिएट प्रोसीजर्स SP एम्प्लॉय @department ID. अभी ये पैरामीटर मैंने क्यों दिया है, क्योंकि जब इस स्टोर प्रोसीजर्स को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये जो फंक्शंस लिखता हूँ कि एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर्स, जो पैरामीटर मैं यहाँ पे देता हूँ वो पैरामीटर भी मुझे यहाँ पे पास करना होता है. अगर मैंने कोई पैरामीटर दिया है, हम किस ओर फोकस कर रहे हैं, हमें फोकस करना है कि मैंने अगर पैरामीटर पास किया, लेट्स से मैंने पैरामीटर पास किया 100, तो वो 100 को डिपार्टमेंट आईडी कंसीडर करे एंड उस डिपार्टमेंट आईडी के लिए मुझे सर्च करके दे कितने एम्प्लॉइज है. इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट प्रोसीजर के बाद प्रोसीजर का नाम लिख रहे हैं एंड उसके बाद एक पैरामीटर पास कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट आईडी करके डिपार्टमेंट आईडी. ये डिपार्टमेंट आईडी जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का. जब भी आप पैरामीटर्स डिफाइन करोगे आपको कॉलम्स का नाम के साथ साथ डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है. ये मैंने क्रिएट प्रोसीजर्स का फंक्शन लिख लिया, नाम दे दिया एंड पैरामीटर डिफाइन कर दिया. उसके बाद एज आता है, एज हमारे सिंटैक्स में. देन यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये पैरामीटर डिक्लेयर कर रहा हूँ. पैरामीटर डिक्लेरेशन मतलब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कि डिक्लेयर @CNT. ये एक पैरामीटर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि CNT नाम का एक पैरामीटर है जिसका आउटपुट जो है या जो आउटपुट आने वाला है वो इंटीजर रहेगा.
लेकिन ये CNT क्या रहेगा, तो CNT मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेलेक्ट एट द रेट CNT, सेलेक्ट दिस CNT, इसके अंदर क्या होगा कि काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे मैंने लिखा देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज 100 था, तो काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू दिस डिपार्टमेंट आईडी जो हम पास करने वाले हैं। अगर मैंने 100 पास किया तो डिपार्टमेंट आईडी 100, 200 पास किया तो 200। ठीक है, CNT का मतलब समझ में आया। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, वो वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, काउंट रहेगी। काउंट किसका काउंट रहेगा, जो डिपार्टमेंट आईडी हम पास करने वाले हैं वो वेयर क्लॉज में वो डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू लग के जो आउटपुट आने वाला है काउंट स्टार का वो रहेगा। यहां तक समझ में आया। वेरिएबल ये डिक्लेयर जो फंक्शन है ये वेरिएबल डिक्लेयर के लिए हम यूज करते हैं, डिक्लेयर एट द रेट CNT इंटीजर, एट द रेट CNT मैंने पैरामीटर्स को नाम दिया हुआ है। इस CNT के अंदर क्या रहेगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि CNT मतलब ये रहेगा, ये फंक्शन सेलेक्ट एट द रेट CNT इज इक्वल टू काउंट स्टार। काउंट स्टार हमें पता है कि वो क्या करता है, काउंट करता है। नाउ इसके होने के बाद मैं एक इफ कंडीशन देता हूं कि अगर इस CNT की वैल्यू, इस एट द रेट CNT की वैल्यू अगर 0 है, CNT की वैल्यू अगर 0 रहे मतलब कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो आउटपुट में चाहिए मुझे प्रिंट, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा प्रिंट देयर इज नो एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट। ये टेक्स्ट है इसलिए सिंगल कोट में मैंने लिखा। कॉन्केनेट करने के लिए हमने प्लस यूज करते हैं, ये हमें पता है, तो मैंने प्लस यहाँ पे डाला, बीच में एक स्पेस दिया, अगेन प्लस किया, फिर मैंने कास्ट फंक्शन यूज किया। कास्ट फंक्शन मैंने क्यों यूज किया, ये जो डिपार्टमेंट आईडी था ये क्या था, इंटीजर था, उसको मुझे पहले वेरकेर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर मुझे उसको किसी टेक्स्ट के साथ कास्ट करना है तो, नहीं तो मुझे एरर शूट करेगा कि आप टेक्स्ट को किसी इंटीजर के साथ एक में कॉन्कैट नहीं कर सकते प्लस से। इसीलिए मैंने कास्ट फंक्शन में किस लिए यूज करते हैं, हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं उसका, तो कास्ट मैंने यूज किया, मेंशन किया कि जो एट द रेट डिपार्टमेंट आईडी जो मैं पास करने वाला हूँ उसको तुम इंटीजर मत कंसिडर करो, उसको कंसिडर करो फॉर प्रिंटिंग पर्पज, उसको कंसिडर करो वेरक्या। तो बस ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया कि कास्ट एट द रेट डिपार्टमेंट आईडी एज वेरक्या 20, कुछ तो भी एक नंबर दे दिया मैंने। इल्स अगर वो काउंट 0 नहीं है कुछ और है तो क्या पास करो कि देयर आर, यही मैंने पास किया है, सी देयर आर 2, ये 2 मतलब क्या आएगा, इस काउंट का आउटपुट आने वाला है, राइट। अगेन ये काउंट जो था ये मैंने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, इसको इसमें कॉन्क्रीट करने के लिए भी इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कास्ट का यूज करके इसको वेरकर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देयर आर स्पेस इस, ये जो आउटपुट आने वाला है ये आउटपुट यहाँ पे अगेन स्पेस एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी के लिए मेरे पास अगेन ये है, राइट, कास्टिंग, कास्ट डिपार्टमेंट आईडी एज वेर क्या, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, लेट्स से देयर आर 2, देयर आर स्पेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल आउटपुट था CNT का 2, तो देयर आर 2 एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट स्पेस डिपार्टमेंट आईडी जो मैंने पास किया था वो। ठीक है, इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं अगेन एग्जीक्यूट लिखूंगा, स्टोर प्रोसीजर का नाम लेट्स से मैंने इसमें यहाँ पे SP एम्प्लॉय 1 दे रहा हूँ, एग्जीक्यूट SP एम्प्लॉय 1 एट द रेट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू लेट्स से 600, फॉर एग्जांपल अभी 200 के लिए मैं पास करता हूँ। इसको अगर मैंने एग्जीक्यूट किया, फर्स्टली आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस स्टोर प्रोसीजर्स, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड देन इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एग्जीक्यूट के लिए। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या है, देयर आर 4 एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 200। अगर मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को चेंज कर लेट से मैंने यहाँ पे 600 डाला, तो 600 के लिए कोई डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, तो आउटपुट देगा देयर इज नो एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 600। ठीक है, ये बस लॉजिकल वे में हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्रिंट जो करना है हमें, ये प्रिंट हमने जो आउटपुट में हमें चाहिए था ये वाला, इसको बस हमने कॉन्केनेट करके यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये होती है पैरामीटराइज, मतलब पैरामीटर के साथ वाली स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर्स थोड़ी ट्रिकी होती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी डिफिकल्ट जाती है। ठीक है, बट इसलिए ये मोस्टली बैकएंड में ही यूज की जाती है, डेटा एनालिसिस के साइड में इनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता। वो पहले से अगर वैर क्या हो तो
पहले से वेर केयर हो तो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफाइन करना नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पे कास्ट। प्लस लगा के सिर्फ @CNT। हाँ @CNT कर सकते हो, लेकिन अगर वेर केयर रहेगा तो आई डोंट नो कि काउंट स्टार वो लेगा कि नहीं लेगा। जेव्हा आपण तिथं मेन्शन करतो प्रत्येक कास्ट फंक्शन करावं लागतं। क्योंकि CNT से काउंट जो आने वाला है, ये काउंट का आउटपुट वो इंटीजर ही आने वाला है, सो त्यासाठी आपण कास्ट यूज करावं। क्योंकि कोई वैल्यू अगर आप काउंट कर रहे हो वो तो नंबर के फॉर्मेट में ही आएगी, तो आपको पहले डिफाइन करते समय काउंट की वैल्यू इंटीजर ही डिफाइन करनी पड़ेगी। यू कैन ट्राई विद वेरकेयर, एक बार ट्राई करो वेरकेयर के साथ सेम क्यूरी को, इफ रन हो गए तो बेटर ही है, बट दिस इज द बेटर वे टू राइट इट। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ स्टोर प्रोसीजर सबको, या बाउंसर गया? ठीक है, सेम क्यूरी को थोड़ा ट्राई करो, एक दो बार खुद से लिखो इसको, तभी थोड़ा सा आपको क्या होगा, इसका अंडरस्टैंडिंग होगा कि कैसे ये एक्चुअली वर्क करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टोर प्रोसीजर में मोर टूवर्ड्स थोड़ा जो कोडिंग होता है ना, एक्चुअली हम जो कोडिंग लिखते हैं उनके बहुत सारे वर्ड्स इसमें आते हैं, डिक्लेयर हो गया, प्रिंट हो गए। ठीक है, ये कोडिंग के वर्ड्स है, ये एक्चुअली सीक्वल के वर्ड नहीं है, ये कोडिंग के वर्ड्स है। तो इसलिए स्टोर प्रोसीजर्स जरूरी नहीं है कि आपके सीक्वल के फंक्शंस उसमें यूज हो, वो हो सकता है कि उसमें कोडिंग के सिंटैक्स भी यूज हो। ठीक है, so we just end this and let's talk about something regarding projects, then we will stop. Okay, okay, so project आपका रहेगा this one। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, CSV फाइल के फॉर्मेट में डेटा है, फाइल कैसे इंपोर्ट करती है CSV, मैंने आपको आई थिंक बताया राइट। SQL के अंदर CSV फाइल कैसे इंपोर्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन में डेटा सेट की लिंक भी दी हुई है, आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो डेटा सेट को, या ये जो CSV फाइल है, इस CSV फाइल्स को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली इन योर सीक्वल के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं हम, लेट्स से फॉर दिस NMD SQL DA12 के लिए मुझे इस डेटा सेट को इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लेट्स से ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर डेटाबेस को सेलेक्ट करूँगा, उस पर राइट क्लिक करके बाद यहाँ पे टास्क आएगा, टास्क में इंपोर्ट फ्लैट फाइल, विजार्ड ओपन होगा एक, उसको बस नेक्स्ट करो, लोकेशन पूछेगा फाइल्स की, तो फाइल की लोकेशन दे दो, जैसे कि दिस फाइल, इसको नेक्स्ट करो, डेटा का प्रीव्यू दे देगा आपको वो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, डेटा इंसर्ट हो गया, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा। टेबल्स के अंदर अगर मैंने देखा, सी दिस क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, डेटा है इसमें। ठीक है, इस वे से आप इंपोर्ट कर सकते हो, या जो साइट दी हुई लोकेशंस वहां से भी आप कैगल से उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। 4 to 6 क्यूरीज है, सबमिट कुठं करायचं? गिटहब पे डाल सकते हो आप, तुमच्याकडे काय असेल? मेरे पास किया तो भी चलेगा, मैं तो बस रखने वाला हूँ मेरे पास फोल्डर में रहेगा, आप लोग मुझे तो सबमिट करो,
बट एटलीस्ट आपके रिज्यूमे में ऐड करो, गेटअप की लिंक वगैरह दे दो कि आपने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो गेटअप पे रखा हुआ, थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा। अगर ये कंप्लीट कर पाते प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट भी है मेरे पास, वो भी दे दूंगा फिर। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ डाउट है इसमें? अपडेट होगा ग्रुप पे, जाना मत, रुको 1-2 मिनट रुको, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करनी है। ठीक है कैप्चर कर लिया मैंने।